तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू नेशन के नाम से अपनी एक स्टोरी शेयर करी थी लास्ट वीडियो के अंदर, और आप सबको पता है कि उसके अंदर से हमने सीक्रेट वॉरियर्स की शुरुआत कर दी है। तो इसी के साथ आज जो है हम लोग सीक्रेट वॉरियर के मेन कॉमिक बुक इश्यूज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके राइटर जो है माइकल ब्रायन बेंडिस और जोनाथन हिकमैन है, और ये दोनों के दोनों ऐसे राइटर्स हैं जो कि मेरी नज़र में मेरे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट और मैं इनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरीज पूरे मार्वल कॉमिक्स के अंदर लिखी हैं। ब्रायन माइकल बेंडिस की अगर बात करें, सीक्रेट इन्वेजन, सिविल वॉर, एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड और बाकी जितने भी इवेंट हम अब तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सारे उन्होंने की लिखे हुए हैं। और जोनाथन हिकमैन की बात करें तो उन्होंने फैंटास्टिक फोर की सीरीज के ऊपर काम करना शुरू करा था और इस तरह की नई सीरीज के ऊपर, और आगे जाके फ्यूचर में जोनाथन हिकमैन की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीरीज हम लोग अपने चैनल पर शेयर करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों राइटर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, और इस सीरीज़ को लिखने का मतलब है कि ये सीरीज़ ऑटोमेटिकली बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम लोग अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त डार्क गेम के कॉमिक्स को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ ताकि आप हमारी टाइमलाइन को फॉलो कर सकें और प्लेलिस्ट के मुताबिक सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं टेक्सास के अंदर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सीक्रेट वॉरियर्स अपने एक मिशन के ऊपर आए हुए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेक और उसका दूसरा साथी जो होता है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और वो लोग ऊपर से नजर रख रहे होते हैं। और यहाँ पे वो जो होता है वो अपनी फजूल की बातें वगैरह कर रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जेटी जो है इसको दरअसल यहाँ पे इस टीम में रहने का शौक नहीं था। ये समझता है हमेशा से कि निक फ्यूरी इनका गलत इस्तेमाल कर रहा है, और निक फ्यूरी से इसकी जो है आप समझ लीजिए कि बनती नहीं है। लेकिन क्वेक जो है वो तो निक फ्यूरी की सबसे पहली एजेंट है, और जब निक फ्यूरी को किसी पे यकीन नहीं था इस दुनिया के ऊपर तो वो सिर्फ क्वेक से बातें किया करते थे। और इस तरह यहाँ पे वो लोग नजर रख रहे होते हैं टीम के ऊपर कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और क्वेक उसको बेसिकली यही समझा रही होती है कि तुम इस सब में इतना ज़्यादा नहीं सोचा करो, हमें सिर्फ जो है प्रोसीजर को फॉलो करना है केयरफुली, क्योंकि जो निक फ्यूरी ने हमें काम दिया वो जरूरी है, इसी वजह से हम आज यहाँ मिशन पे आए हैं। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि वो लोग अपनी बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक उनको गोलियां सुनने की आवाज़ आती है। तो क्वेक बोलती है, और वहाँ पे दूसरे एजेंट्स बोलते हैं कि पोजीशन ओवररन, हम जो है एंगेज हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्वेक बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब हम लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। और इस तरह जेटी और क्वेक जो है वहाँ से आगे बढ़ते हैं उनको बचाने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस जगह पे वो आए हुए होते हैं, दरअसल ये हाइड्रा का एक सीक्रेट हाइड आउट होता है, और यहाँ पे आके ये ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे ड्र्यूक, योयो वगैरह और स्टोन वॉल वगैरह सब ज़बरदस्त तरीके से इनसे मुकाबला कर रहे होते हैं। और इस तरह हमें साथ इन पूरी की पूरी टीम का इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा होता है कि किस तरह से इस टीम को रिक्रूट और लीड करने की जिम्मेदारी क्वेक को दी गई थी। और ये योयो रेड जिगर है जिसका कोड नेम स्लिंग शॉट है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन ड्र्यूक जो कि द ड्र्यूक के नाम से जाना जाता है, जेरी स्लेज जो कि स्टोन वॉल के जरिए नाम से जाना जाता है, और वो बोलती है कि ये गाइस मेरे हैं और ये मेरी टीम है। और जेटी जेम्स जिसका कोड नेम हेल फायर है, ये सारी मेरी टीम है और मैं इनको लीड करती हूँ। ये सारे के सारे गिफ्टेड इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ये ऐसे वॉरियर्स हैं जिनका नाम दुनिया में किसी ने नहीं सुना, और यही बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वही सीक्रेट हिडन सुपर हीरोज हैं जो कि कैटरपिलर फाइल्स के अंदर मौजूद हुआ करते थे। और मेरा नाम डेजी जॉनसन है, मुझे तो आप सब जानते ही होंगे, और मैं क्वेक के नाम से जानी जाती हूँ। और इस तरह यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से क्वेक उस टीम को लीड कर रही होती है और सारे के सारे हाइड्रा एजेंट से लड़ रही होती है। लेकिन वहीं पे हाइड्रा का एक एजेंट बोलता है कि ओ नो, इनकमिंग। और यहीं पे हम देखते हैं कि और दूसरे जो एवेंजर्स होते हैं, यानी कि सेंट्री वगैरह जो डार्क एवेंजर्स की टीम होती है, वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और क्वेक बोलती है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और वहीं पे सेंट्री बोलता है कि हैमर के बटालियन इन सबको चारों तरफ से घेर लो, यहाँ से कोई भी बच के निकल ना सके। और यहाँ पे वो बता रही होती है क्वेक कि हम लोग जो है निक फ्यूरी के लिए काम करते हैं। वो एक ऐसा आदमी जो कि समझता है कि हम इस वक्त कितनी मुश्किल दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। शॉर्ट करके बताऊं तो मकसद ये है कि निक फ्यूरी जो है कभी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाया करता था जो कि पुलिस फोर्स मानी जाती थी इस पूरी की पूरी दुनिया की, जिसको शील्ड कहा जाता था। लेकिन अब वो कुछ ऐसे गलत लोगों के हाथों में पड़ गई है जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस सबको रोकने के लिए निक फ्यूरी यहाँ पे काम कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि क्वेक जो है वो सारे के सारे भीड़ के अंदर से अपने सारे के सारे लोगों को निकल के यहाँ से निकल रही होती है, क्योंकि उसको पता है कि अब डार्क एवेंजर्स की टीम भी यहाँ पे किसी भी वक्त पहुंचने वाली है। हाइड्रा के एजेंट्स भी पहले से बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो इनका यहाँ पे लड़ना वो बेकार है। तो वो बोलती है कि हमें बस यहाँ से बेल आउट होना ही होगा। और यहाँ से हम द ककून के अंदर शिफ्ट होते हैं। ये निक फ्यूरी की उन बेस में से एक है जो कि अब इस वक्त कैटरपिलर का ऑपरेशन सेंटर बना हुआ है। और वहीं पे हम देखते हैं कि ये सारी की सारी टीम जो यहाँ से आज वापसी इस मिशन के बाद आ रही होती है, और वो लोग अपनी नॉर्मल बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं।
लेकिन निक फ्यूरी यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़े होते हैं, बोलते हैं क्या तुम लोग अपने आप को एक्सप्लेन करना पसंद करोगे। तो यो पूछती है कि आप किस बारे में एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। क्विक बोलती है कि वो इस बारे में पूछ रहे हैं कि तुम लोगों ने उनके ऑर्डर्स को क्यों नहीं फॉलो किया। तो वहाँ पे जेटी बोलता है कि हाँ वो यही पूछना चाह रहे हैं क्योंकि क्विक और मैं तो उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे लेकिन तुम लोगों ने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। तो ड्रूक बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यो बोलती है कि आपने कहा था कि वो एक रिकॉन मिशन होगा। तो निक फ्यूरी बोलता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने तुम्हें किस मिशन पे भेजा था। तो बोलती है कि हाँ आपने हमसे कहा था कि हमें सिर्फ वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और आपने हमसे ये भी कहा था कि तुम्हें किसी की नज़र में नहीं आना है, हमारे दुश्मन हमारे बारे में नहीं जान सकते, हमें सिर्फ वहाँ पे जाके चीज़ें लेनी और वापसी आना है और सारी सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। निक फ्यूरी बोलते हैं हाँ अगर मैंने ऐसा कहा था तो तुम उनके सामने फिर क्यों आई, और मैं चाहता हूँ कि आइंदा से तुम लोग इस चीज़ का ख्याल रखो और किसी की नज़र में ना आओ। तो जेडी जैसा कि आपको पता है कि निक फ्यूरी से चिढ़ता है, वो अभी भी यही बोलता है कि मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे गुड टीम वर्क या हमारी थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन तो करनी चाहिए थी। हम दो आर्मीज के बीच में फंस गए थे और हम वहाँ से जिंदा निकल कर आ गए, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे निक फ्यूरी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं तो ये लेसन मैंने तुम्हें क्या दिया था जेडी, जरा तुम बताना पसंद करोगे। तो जेडी बोलता है कि चलो मैं बताता हूँ कि तुमने ये कहा था कि हमारे पास से दो ही सर्टेन चीज़ें होती हैं, एक तो फॉर्च्यून यानी कि हमारी किस्मत और दूसरा डिसिप्लिन। इनके जरिए हम जो है मुकम्मल तबाही को अवॉइड कर सकते हैं और उन दोनों में से एक चीज़ हमेशा हमारे कंट्रोल में रहती है और वो डिसिप्लिन है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम कभी नहीं हारेंगे। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम्हें तो सारा सबक याद है, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे जेडी बोलता है कि तुम जानते हो कि ये मैंने इंटरनेट के ऊपर देखा था, ये तुम्हारी कोई बात नहीं है कहीं भी, बल्कि ये तो जनरल विलियम ने कहा था और मैंने इंटरनेट से देखी थी ये बात। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि उसने ये वर्ड्स कहाँ से चुराए थे बच्चे, ये उसने सब मुझसे ही चुराया था, अब अपना हुलिया वुलिया दुरुस्त करो और कुछ खा पी लो। और इस तरह देखते हैं कि वो वहाँ से जाते हैं, लेकिन निक फ्यूरी बोलते हैं कि डेजी तुम मेरे साथ आओ। और डेजी बोलती है कि मैं देखिए बॉस मैंने उनको समझाने की कोशिश करी थी लेकिन वो बोलते हैं कि ज़रा एक मिनट रुक जाओ। और वो फोबोस के कमरे में जाते हैं, यानी जो एरीज गॉड ऑफ वॉर का बेटा है, और वो यहाँ बैठ के एक्सबॉक्स खेल रहा होता है और बोलता है कि यस फोबोस गॉड ऑफ फियर, गॉड ऑफ एक्सबॉक्स। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि रियली तुम यहाँ बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हो। तो बोलता है कि इसको कॉल ऑफ ड्यूटी कहते हैं निकोलस। निक फ्यूरी बोलते हैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी तो तुम्हारी भी थी लेकिन तुम ड्यूटी पे क्यों नहीं आए। तो वहीं पे क्विक बोलती है कि जरा अपनी बाएं तरफ देखो। तो निक फ्यूरी बोलते हैं इसका मतलब ये है कि जब से हम लोग यहाँ से गए हैं, जब से बैठ के तुम यहाँ पे सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है अपने गेम के अंदर लगा होता है और हम देखते हैं कि बोलता है कि नहीं यार कंप्यूटर्स की बात मुझसे नहीं करो, कंप्यूटर वो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि कंप्यूटर्स बहुत आसान होते हैं। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कंप्यूटर पे जब गेम खेलता था मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें आसान है, मुझे पहले से पता चल जाता है कि अब अगला क्या होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ऑनलाइन गेम खेलना चाहिए जिसमें हमें नहीं पता होता कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि अलेक्जेंडर ज़रा ये बात बताओ, क्योंकि हमारे स्पेस के अंदर कोई वायरलेस नेटवर्क या इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, तो तुमने ये सब किया कैसे। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी और मैंने उसको ठीक कर दिया। तो निक फ्यूरी इसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें यहाँ पे कोई और भी चीज़ ऐसी नज़र आ रही है जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो बोलता है कि हाँ हमारे घर में जो है पॉप टार्ट्स ख़त्म हो चुकी है, मेरे ख्याल से अब आपको वो ले आने चाहिए। और इस तरह वो वहाँ पे गेम में लग जाता है और निक फ्यूरी यहाँ से गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे जो है अब तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और क्वेक उसको बोलती है कि सामने देख के मारो, सामने देख के। और वो बोलता है कि हाँ ठीक है तुम लोग हम यहाँ से चले जाओ। तो क्वेक तुम्हें जो है इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी और मैं इस बारे में काफ़ी सीरियस हूँ। तो बोलती है कि वो सिर्फ एक 12 साल का बच्चा है, नहीं वो यही तो करेगा और क्या करेगा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि जो भी है लेकिन वो एक गॉड है डेजी और ये छोटी मोटी बात नहीं है, हम इसको इजीली नहीं ले सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारी टीम जो पहले इतनी मुश्किलों से पढ़ रही है एक बच्चे की वजह से किसी मुश्किल में फंस जाए, क्योंकि वो बच्चा चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं सिर्फ तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर अपनी नज़र रखो। तो बोलती कि ठीक है बॉस जैसा आप कहें। और वहीं पे डेजी बोलती कि अभी जो मैं आपसे कह रही थी उस बारे में कि मैंने उससे ये कहा था कि मेरी दरअसल उसमें गलती थी, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि उसके ऊपर नज़र रखे। और जहाँ तक ये मिशन की बात है तो मुझे लगता है कि इसमें जो गड़बड़ हुई थी वो शायद मेरी वजह से हुई थी, सबकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ क्योंकि मैंने ही उनको ऐसी पोजीशन में आगे जाने के लिए कहा था। तो निक फ्यूरी बोलते कि मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तो क्वेक बोलती कि हाँ आप तुम्हारी सारी बात सुन रहे थे। तो निक फ्यूरी बोलते कि मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हूँ, दरअसल आज के मिशन हमारा जो है गलत गया है, बल्कि मैं इस बात पर गुस्सा हूँ कि इस मिशन का जो मतलब हमारे पास निकला है वो इतना अच्छा नहीं है। तो क्वेक उनकी तरफ देख रही होती है और बोलती है कि हे ओल्ड मैन तुम आखिरकार इतनी स्पूकी बातें क्यों कर रहे हो, तुम क्या छुपा रहे हो यहाँ पे मुझसे। और यहाँ से हम लोग 1 महीने पहले शिफ्ट होते हैं शिकागो के अंदर, जहाँ पे निक फ्यूरी जो है शील्ड की एक डेटा कोर फैसिलिटी के ऊपर हाईजैक करने के लिए जा रहे होते हैं। और वो दूर खड़े हुए अपने सूट के अंदर से सब देख रहे होते हैं कि वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने गार्ड्स हैं और कितने लोग आर्म्ड हैं। और वहाँ पे वो जब देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे जो गार्ड्स हैं वो सारे के सारे LMDs हैं। और LMDs में आपको बता दूँ कि लाइफ मॉडल डिकॉयज को कहा जाता है, जो कि रोबोट्स होते हैं लेकिन बिल्कुल इंसानों की तरह लगते हैं। और निक फ्यूरी हम देख रहे हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर कूदते हैं और जाके उनसे निमटते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्पाई वाला अपना रूप धारण करते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। और वहाँ के कंप्यूटर्स पूछते हैं कि प्लीज़ आइडेंटिफाई, और वहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि दरअसल वो यहाँ के जो हैं सुपरवाइजर रह चुके हैं, वो यहाँ के हेड रह चुके हैं। और वो बोलते हैं कि कर्नल निकोलस जेरमी फ्यूरी और आपका स्टेटस इस वक्त डिसवॉट कर दिया गया है, वो आपका क्लियरेंस लेवल इस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए काफ़ी नहीं है, एक्सेस डिनाइड, टर्मिनेशन इन 5, 4। लेकिन वहाँ पे निक फ्यूरी जो है
वो बोलते हैं कि मेरा ओवरराइड कोड इस्तेमाल करो, और उनका ओवरराइड कोड होता है फ्यूरी, जेमिनाई, ज़ोडिएक। और उनका ओवरराइड कोड जो एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि निक फ्यूरी ने जो है हर बारे में सोच के रखा था। वो शील्ड को चलाते थे तो वो ऐसे ही इसको इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और कंप्यूटर बोलता है तो कर्नल फ्यूरी बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कि मुझे हर वो चीज़ देखनी है जो कि प्रीवियस या करंट शील्ड के जो अफेयर्स हैं उनको चला रहा है, जो भी इसके कमांड स्ट्रक्चर्स हैं मुझे उन सबको देखना है। मुझे शील्ड की वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखनी है जो कि प्राइमरी हैं या सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं हैं। और मुझे सारे के सारे एजेंट्स देखने हैं जो कि इस वक्त एक्टिव पोजीशन में मौजूद हैं। और मुझे उन सारे के सारे एजेंट्स की लास्ट लोकेशन चाहिए जो कि डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं या फिर वो हमसे गद्दारी कर चुके हैं। और कंप्यूटर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके उनको दिखा रहा होता है। और निक फ्यूरी के यहाँ पे कुछ ऐसा कंप्यूटर पे शो होता है जिसको हमें नहीं दिखाया जा रहा होता, लेकिन निक फ्यूरी के पसीने छूट जाते हैं। क्या तुम इसकी कॉपी बना सकते हो मेरे लिए? तो कंप्यूटर बोलता है कि बिल्कुल। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि फौरन बना दो। और इस तरह निक फ्यूरी हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी डेटा फैसिलिटी जो यहाँ पे सारा डेटा मौजूद होता है उसको उड़ाते हुए डेटा निकाल के वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ से हम 2 दिन पहले शिफ्ट होते हैं व्हाइट हाउस के अंदर, जहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। और प्रेसिडेंट अपने कमरे में मौजूद होते हैं और सेक्रेटरी आगे पूछते हैं कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है सर? तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेरी जितनी कॉल्स हैं उनको इस वक्त होल्ड पे रख देना, मैं किसी से बात करने के मूड पे नहीं हूँ। लेकिन निक फ्यूरी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के कमरे में बैठा होता है जो कि इस वक्त पूरी स्टेट के लिए मोस्ट वांटेड इंसान है, और बोलता है क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम आखिरकार हो कौन, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं और उनको इस बारे में नहीं पता। तो बोलता है क्या तुमने आज एनएसए इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग रिपोर्ट पढ़ी थी सुबह सुबह? तो बोलते हैं कि हाँ मैंने वो पढ़ी थी। तो आज जो है तुम्हारी नंबर 2 की लिस्ट पे मोस्ट वांटेड शख्स में से मैं हूँ, वो मोस्ट वांटेड इंसान, और तुम जानते हो एग्जैक्टली कि मैं हूँ कौन, तो प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं तो कर्नल फ्यूरी बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि शील्ड, मुझे शील्ड के बारे में जानना है कि उसकी असली वजह क्या है जिस वजह से आपने उस एजेंसी को जो है डिसमेंटल्ड यानी कि बंद करवा दिया है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम व्हाइट हाउस के अंदर इसीलिए घुसाए चुके हैं कि तुम सिर्फ ये बारे में जानना चाहते हो कि हमने शील्ड क्यों बंद करवाई? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जब इन्वेजन खत्म हुई तो उसके बाद सबको इस बारे में पता था कि शील्ड जो है ज़रूर इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका हाथ ज़रूर था, वो उसको रीजनेबल माना जा रहा था। और इन सबको चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि शील्ड जो थी इस वक्त अकाउंटेबल थी हर एक चीज़ के लिए। लेकिन उसके बावजूद हमारे प्लेनेट के ऊपर इन्वेजन हुई। और मेरे हिसाब से मैं इस बात पे भरोसा, और मुझे इस बात पे भरोसा था कि अगर स्टेटस को यानी कि हमारी की पूरी शील्ड एजेंसी को मेंटेन करके रखा जाता तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन हो सकता है कि जो लोगों ने पहले डिसीजन लिए उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मैं इस असेसमेंट के लिए बिल्कुल अग्री था कि शील्ड को अब और काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अंदर से खोखली हो चुकी है। और इस तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी जो अपने मॉनिटर के अंदर चेक कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट की हार्ट बीट वगैरह, और बोलते हैं कि तुम तो इस वक्त सच बोल रहे हो। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हाँ वो तो मैं बोल रहा हूँ। तो निक फ्यूरी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि 1 महीने पहले शील्ड की सारे के सारे रिकॉर्ड्स फैसिलिटी शिकागो के अंदर उसको मैंने डिस्ट्रॉय करा था। तो बोलते हैं कि वो तुमने किए थे? तो बोलते हैं कि हाँ वो मैंने किया था। तो बोलता है कि ये देखो मैं वहाँ पे गया था क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी लोकेशंस मौजूद जहाँ पे शील्ड के पुराने बेसिस वगैरह हो सकते हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे टेबल पे रख दी है। तो जो शिकागो में मैंने करा वो सिर्फ एग्जाम्पल था। मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे लिए वो करो जो कि पूरे के पूरे शील्ड के सारे बेसिस हैं, तुम उसको शट डाउन करो इससे पहले कि मैं वहाँ पे जाके उनको उड़ा दूँ। मेरे ख्याल से तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो बोलते कि मैं तुम्हारी इस बात के बारे में कुछ सोचूंगा। तो बोलता है कि तुम जानते हो निक फ्यूरी कि इस कमरे में आने में एक बहुत बड़ी बात होती है, और हर कोई जो इस कमरे में आता है वो यहाँ पे मौजूद इंसान की इज्जत तो जरूर करता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? क्या तुम ये सब भूल चुके हो कर्नल फ्यूरी? तो यहाँ पे निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम क्या जानो मेरे बारे में, मैं इस कमरे में तब से मौजूद हूँ जहाँ पे तुम्हारे पिछले 7 प्रेसिडेंट मौजूद थे और मैं उनसे इसी कमरे के अंदर मिलता था, और मेरे हिसाब से इस कमरे की वैल्यू मेरे लिए खत्म हो चुकी है। और इस तरह निक फ्यूरी बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक मिस्टर प्रेसिडेंट, और वो वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं। और यहाँ से हम प्रेसिडेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी क्वेक को सारी की सारी बातें बता रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने शील्ड की फैसिलिटीज का डेटा निकाला और मिस्टर प्रेसिडेंट से जाके मिले। तो क्वेक एकदम हैरानी में पूछती कि जरा 1 मिनट, आपने व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को बीट कर दिया, वो भी एक सिर्फ क्लॉकिंग डिवाइस से? सीरियसली निक फ्यूरी? तो बोलता है कि वो तो सिर्फ एक क्लासिक फोर्ट्रेस मेंटालिटी को मैंने फॉलो किया था, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बोलती है कि हाँ मैं इस बात को समझती हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी वो काफ़ी ज़्यादा वीक है बाहर की सिक्योरिटी से, लेकिन फिर भी हम व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि डेजी तुम नहीं जानती हो, उस बिल्डिंग में आने जाने के और भी बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ। तो बोलती है क्या सच में? तो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन इस वक्त जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो इस बारे में नहीं है कि मैं किस तरह से व्हाइट हाउस में घुसा, मेरा पॉइंट कुछ और है। तो बोलती है कि फिर आप मुझे बताइए कि आपका क्या पॉइंट है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए इस वक्त ये है कि 9 हिडन शील्ड फैसिलिटीज ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट इंटेलिजेंस के किसी भी रिकॉर्ड में शो नहीं होती हैं। तो कोई बोलती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, हमारा जो बेस इस वक्त हम जहाँ मौजूद है वो भी उनमें से एक है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि नहीं, ये जगह की बात अलग है, क्योंकि इस जगह को खरीदा और कंस्ट्रक्ट मैंने खुद अपने बंद पे करवाया था। इसके बारे में ना शील्ड के पास डेटा मौजूद है ना गवर्नमेंट के पास। इसके बारे में सिर्फ मैं ही एक शख्स हूँ जो जानता है कि ये जगह कभी किसी ने बनाई थी, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं।
तो क्वेग बोलती है इसका मतलब ये है कि आप प्रेसिडेंट को 9 शील्ड बेसिस की जो है इन्फॉर्मेशन देकर आ चुके हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि नहीं। तो क्वेग बोलती है तो फिर आपने उनको क्या दिया है? तो बोलते हैं कि मैंने उनको दिया है लेकिन सारे के सारे लोकेशंस नहीं, मैंने सिर्फ उनको 2 लोकेशंस दी हैं। उसमें से एक लोकेशन वो थी जहाँ पे आज मैंने तुम लोगों को मिशन पे भेजा था और दूसरी जो है उसको अब तक सिक्योर कर दिया गया होगा। और इसीलिए मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये मिशन एक रिकॉन मिशन है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग वहाँ जाओ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करके लेकर आओ। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग किसी की नज़र में आओ, क्योंकि वो जगह वो है जहाँ पे मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को कहा था कि वो उस जगह को बंद करवाएं। तो वहाँ पे कोई बोलती है अच्छा तो मुझे अब तुम्हारी बात समझ में आ रही है, तुमने इसलिए हमसे कहा था कि हम किसी के सामने ना आए क्योंकि तुम जानते थे कि तुमने प्रेसिडेंट को बताया है और प्रेसिडेंट को बताया तो ये बात हैमर तक जाएगी और हैमर के एजेंट्स वहाँ पे जरूर आएंगे। तो उसका मतलब गॉड हमने वहाँ पे सब कुछ जो है तुम्हारा काम बिगाड़ दिया है, हमें वहाँ पे नहीं आना चाहिए था उनके सामने। लेकिन इन सारी बातों में मुझे सिर्फ एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, सारी बातें क्लियर हो गई कि ये वो बात है कि वहाँ पे जो है हाइड्रा के एजेंट्स क्या कर रहे थे, वो वहाँ पे किस लिए आए थे। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हम हमेशा से ये बात जानते हैं कि हाइड्रा जो है वो एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सच में ह्यूज है वो। हम हमेशा से जानते हैं कि हाइड्रा के हाथ हर जगह मौजूद है, उनका इन्फ्लुएंस पूरी की पूरी जगह पे मौजूद रहता है। और यही नहीं, वो सारे के सारे पॉलिटिकल लेवल्स पे दुनिया के ऊपर पहुंच चुके हैं, उनके पास मिलिट्री की बहुत बड़ी ताकत है जो कि दुनिया के अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल इस वक्त सिर्फ ये है कि हाइड्रा के पास इतना सब कुछ मौजूद है, उनके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो आखिरकार उसकी लिमिट क्या है? मतलब वो आखिरकार कितने बड़े हैं, आखिरकार उनका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, वो कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं, वो कहाँ कहाँ तक चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं? इसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं आया। लेकिन निक फ्यूरी बोलते हैं कि अब जो हालात चल रहे हैं उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो लोग जो इस बारे में परवाह नहीं करते हैं छुपने के लिए, और वो समझ चुके हैं कि अब सही वक्त आ गया उनके बाहर आने का, इसलिए वो शायद हमें वहाँ पे नजर आए। लेकिन इन सारे सवालों का असली जवाब जो था वो मुझे शिकागो के अंदर मिला था जब मैं वो डेटा चेक कर रहा था। तो कोई बोलती है कि मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि बेटा हाइड्रा जो था वो हर हाल में जो था टेक्सास के अंदर तुम लोगों के सामने आने वाला था। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं सारी चीज़ों से सिर्फ एक बात का जवाब ढूंढ रहा था, वो ये था कि हाइड्रा जो है हमारे हाईएस्ट कंट्रोल लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब क्या वो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के हाईएस्ट मेंबर्स यानी प्रेसिडेंट वगैरह को भी कंट्रोल कर रहा है? क्या उसका इन्फ्लुएंस वहां तक पहुंच गया है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हैमर के एजेंट्स वहाँ पे शो अप करते तो उसका मतलब साफ था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्लीन है, वो लोग जो है हाइड्रा के साथ नहीं मिले हुए हैं। लेकिन क्वेग बोलती है कि बॉस आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी आपका एक लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से कहाँ को बातें लेके जा रहे हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि जिस मिशन पे मैंने तुम लोग को भेजा था, जो कि तुम लोग स्नैच और ग्रैब का मिशन समझ रही थी डेजी, वो दरअसल एक रिकवरी मिशन था। और यहीं से निक फ्यूरी इसको कंप्यूटर पे दिखाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और डेजी बोलती है कि ओह माय गॉड ये कैसे हो सकता है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाइड्रा दरअसल वहाँ पे कोई चीज़ चुराने के लिए नहीं आया था, बल्कि हाइड्रा वहाँ पे उस चीज़ को वापसी लेने के लिए आया था जो चीज़ उनकी है। इसका मतलब ये है कि मैं आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में जो एक गलत आदमी के लिए काम कर रहा था, मतलब मैं कभी शील्ड के लिए काम कर ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ काम कर रहा था तो वो हाइड्रा के लिए ही कर रहा था। तो मतलब यहाँ पे निक फ्यूरी ये बताना चाह रहे हैं कि दरअसल हाइड्रा जो है उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि शील्ड जो है वो भी हाइड्रा का एक हिस्सा है। और ये वही प्लॉट ट्विस्ट है जो कि हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के अंदर मिला था कि दरअसल शील्ड को जो है बैक से हाइड्रा ही चला रही होती है इतने टाइम से और उनको उस बारे में नहीं पता होता है। और अब निक फ्यूरी को ये बातें जाके पता चली कि हाइड्रा जो है वो हमारी गवर्नमेंट को चला रही है, वो सारी की सारी कॉर्पोरेशंस को चला रही है, वो सीक्रेट एम्पायर एम को चला रही है, यहाँ तक कि वो शील्ड को भी चला रही थी। टू बी कंटिन्यूड।